अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला खासा डिस्कस हुआ है। फवाद चौधरी साहब ने उस पर गुफ्तगू की है और इंतखाबी इस्लाहात का मामला जो कि इससे पहले ही चल रहा है, अपोजिशन के हवाले से भी बात आ रही है, फिर अपोजिशन का वर्जन भी उस पर सामने आ रहा है, हुकूमती वर्जन भी हमारे सामने है, तो उस पर इन डिटेल बात करते हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे रिंग रोड का जो मामला है। गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया, लेकिन सिर्फ ये बात रिंग रोड तक महदूद नहीं है। NHA में हम इससे पहले कुछ स्टोरीज़ कर चुके हैं जो कि करप्शन के मामलात हैं, उसके साथ ये लिंक्ड मामला भी है। तो इसको ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि मुताल्लिका इदारे में जो मामलात चल रहे हैं उसमें क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कुछ आगे बढ़ रहा है और किस तरह से जो पैसे बचाने की बात की जा रही है वो बच सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो फ़लस्तीन का मामला है, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान, फ़लस्तीन के मज़लूम बच्चे, माएँ, बहनें, औरतें, मर्द सब जो हैं जिस परेशानी और जिस जुल्म का शिकार हैं उस पर अक़वाम आलम का जो मामला है उस पर भी हमने उस पहलू पे भी बात की है। आज उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं और क्या पेशरफ्त हुई है, अक़वाम आलम क्या कर रही हैं, हुकूमतें क्या कर रही हैं और उनके अवाम क्या कह रहे हैं। जातरीन साहब, सबसे पहले तो ये बात कि इंतखाबी इस्लाहात एक बड़ा मामला है, एक बड़े अरसे से चला आ रहा है। इस पर वो पहले बिल लाया गया, फिर उस पर बात करने की कोशिश की गई, अपोजिशन के उस पर एतराज़ात जो हैं वो मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा, इस पे हम अपने कुछ पहले शोज़ में बात कर चुके हैं, कुछ माहिरीन के साथ भी जिक्र हुआ है, आपने भी एक शो में बात की थी कमर दिलशाद साहब से। क्या समझते हैं इस तजर्बे के हवाले से जो हुकूमत बात कर रही है, ज़रा इस पे हम गैर जानिबदार सी मैं समझता हूँ कि आप राय दें, क्या समझते हैं कि क्या ये कामयाब तजर्बा है दुनिया भर? मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमारे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें इस्तेमाल करना, आलात इस्तेमाल करना, मोबाइल इस्तेमाल करना, अभी बहुत ज़्यादा आबादी ऐसी है जिनको ये पता नहीं है कि ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोट का भी एक अमल है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वोट पर आने से पहले आपको बताऊंगा, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे आते थे, आप खुद सुनते रहे हैं, हम खुद अपने प्रोग्राम में ही यहाँ कहते रहे हैं ना कि जनाब पैसे उनके आए हुए हैं, निकलवा कोई और जाता था या उनको कम पैसे देते थे, या जो आदमी जाता था ATM पे निकलवाने के लिए वो जो है उनसे पैसे ले लेता था कि जी इतने पैसे मुझे दे दें, या आपके निकलवा लिए जेब में डालिए, उनको कहा पैसे नहीं आए। इस तरह के कोई सैकड़ों कहानियाँ हैं, मौजूद हैं, अंदरून सिंध की, जनूबी पंजाब की और बहुत सारी जगहों की, KP की इस तरह है। बलूचिस्तान में आपको पता है एजुकेशन का रेट आपको पता है और वहाँ जो सूरत हाल है। तो ये एक जो पहले जो शिकायत मौजूद हैं, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे आज बहुत बड़ी उन्होंने ब्रीफिंग दी अपना फवाद चौधरी साहब ने और जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब ने इलेक्शन को ये कहा कि ये कैंसर 1977 से शुरू हुआ। वो जो भुट्टो साहब पर इल्ज़ाम है धांधली का कि भुट्टो साहब ने धांधली कराई थी, उसका भी उन्होंने कैंसर को जोड़ के ये कहा कि ये कैंसर उस वक्त से शुरू हुआ। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स वोट्स पर जो है वो हमारे मुल्क में मुमकिन नहीं है। आपको याद होगा मैंने एक इंटरव्यू किया था साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब का। जी जी। तो उन्होंने ये बताया कि जब मैं वहाँ, वो सेक्रेटरी थे कमर दिलशाद साहब इलेक्शन कमीशन के, तो उन आसफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो ये तजर्बा उस वक्त भी एक कोशिश की गई कि इलेक्ट्रॉनिक्स वोट किए जाएं। इंडिया इस्तेमाल कर रहा था, तो वो उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गया और मैंने सारी ब्रीफिंग ली और वो मशीनों को चेक किया। तो मैंने आकर फिर आसफ अली जरदारी साहब को ये कहा कि इंडिया वाले ख़ुद भी इससे मुतमईन नहीं हैं और वो इससे अलहदा होना जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बटन आप दबाएं तो जो वोट पोल किए होते हैं वो मेरे खाते में भी आ सकते हैं, आपके खाते में भी आ सकते हैं। बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने डिटेल दी। तो उन्होंने ये कहा कि ये कामयाब नहीं है। फिर आपको ये भी याद होगा फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़ी अच्छी वो बातें कर रहे थे आज, और वो बहुत कुछ कर रहे थे और फॉर्म 45-48 की भी बातें कर रहे थे। लेकिन आपको पता है जो सबका इलेक्शन, आम इलेक्शन उसमें हुए हैं, उसमें एक सिस्टम था हमारा नेट का जो सिस्टम था वो सारे का सारा बैठ गया। बिल्कुल ठीक, वो सिस्टम बैठ गया, उस पर कहाँ सॉफ्टवेयर जो है वो बैठ गया था और उससे डिले ताखीर का शिकार हुआ, ताखीर के नाम पर। फिर उसके बाद आपको याद होगा हमने एक इंटरव्यू किया था फरतुल्लाह बाबर साहब का। फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेट पर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वो की जाती हैं कि ये ऐसा नहीं है, उनमें बहुत सारी मुदाखलतें की जाती हैं। तो उन्होंने भी ये कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनें जो हैं ये हम नहीं मानेंगे। अब जो सूरत हाल है, ये हुकूमत ये जो कुछ करना चाहती है, हुकूमत अगर ये कर भी ले तो जो लोग इलेक्शन जीतेंगे वो तो कहेंगे ठीक है
लेकिन जो लोग हारेंगे वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो कहेंगे जी इलेक्ट्रॉनिक धांधली हुई है। जैसे कि पहले भी धांधली के हवाले से है, हर हारने वाला ये कहता है कि जनाब धांधली हुई है पहले सिस्टम में, तो अब वो मैकेनाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए से होगा, तो वो फिर उस पर इल्ज़ाम आएगा। जी आपने बड़ी अच्छी बात की, इसी से रिलेटेड टेक्निकली जैसे अभी आपने कमर दिलशाद साहब का हवाला दे के ये बात की और इंडिया की एक मिसाल दी है, उसमें ज़ाहिर है एक बड़ा जो मामला इसमें आ सकता है वो ये है कि की कंट्रोल मेन सर्वर जो है वो किसके पास होगा, वहाँ से मामलात आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन ये कंट्रोल हम अपने कन्वेंशनल जो रिवायती तौर पर हमारा इलेक्शन चल रहा है उसमें भी तो कंट्रोल इलेक्शन कमीशन का है और इसमें भी कंट्रोल इलेक्शन कमीशन का ही होगा। देखें वो जो सिस्टम बैठ गया था उसमें कंट्रोल भी तो इलेक्शन कमीशन के पास था ना, लेकिन वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो कह रहे हैं ना कि जनाब वो स्लो हो गया ना। आपकी मुस्कुराहट से ही पता चल गया कि वो, मेरा सवाल जाहिर है इसी से रिलेटेड है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में था और वो सिस्टम बैठ गया ना वो सिस्टम, और आज तक रिजल्ट अपोजिशन नहीं मानती, वो कहते हैं जी ये रिजल्ट नहीं है, तो फिर आप मुझे बताएं ये सिस्टम अगर बैठ गया तो फिर क्या होगा। तो ये वो खदशात हैं, मतलब हमारे पास टाइम नहीं है। मैं काफ़ी इस पर तैयारी करके आया हुआ हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स वोट दुनिया में जहाँ हैं उनका क्या तरीका है और हमारे यहाँ क्या होगा, और हमारे यहाँ एजुकेशन और बाकी जो गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से जो लोग तालीम नहीं कर सके, फिर बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी उम्रें अब 50 साल से ऊपर हो गई, उनको क्या मतलब ये दिया जाए, वो टेलीफोन मोबाइल फ़ोन सेल से जो है अपना नंबर नहीं किसी का मिला सकते, तो ये उनके लिए उनके वोट तो फिर हम और आप ही डालेंगे ना, या कोई और डालेगा, तो या जो वहाँ बैठे होंगे साहब वो डालेंगे। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये एक जो एक्सरसाइज की जा रही है, इस एक्सरसाइज को कोई नहीं मानेगा। इस पर जो आप जितने मर्जी पैसे लगा दें, जो मर्जी कर दें, ये नहीं होगा। होना ये चाहिए कि पहले इलेक्शन का जो अमल है उसको शफाफ बनाने के लिए उसमें जो आईनी इस्लाहात हैं, जो तब्दीली हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। आप इलेक्शन के अमल को इतना शफाफ कर दें। और एक बात जो कमर दिलशाद साहब ने कही कि उन्होंने ये कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा अख्तियारात दे दें। उन्होंने इंडिया के एक वज़ीर दाखिला का नाम लिया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उसको अंदर कर दिया था। आप इलेक्शन कमीशन को अख्तियारात दे दें। और देखें कुछ इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियारात हैं भी जो साबका नहीं इस्तेमाल करते थे, लेकिन जुलाद सुल्तान सिकंदर साहब जब से आए हैं, इन्होंने डस्का वाला इलेक्शन हुआ रोक दिया ना, इन्होंने कलअदम करार दे दिया। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इलेक्शन कमीशन भी अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करे। अख्तियारात जो है वो एक्सरसाइज होने चाहिए और इलेक्शन के अमल को शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा बाख्तियार किया जाए। अच्छा, नहीं इस वक्त जैसे अभी आप ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाने के लिए मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है, यकीनी तौर पर गुंजाइश रहती है, लेकिन इस वक्त भी जो इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियारात हैं, जैसे अभी आपने कहा उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं हुए। अख्तियारात तो मेरे ख्याल में मौजूद हैं अभी तक भी, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियारात हैं वो इस हद तक हैं कि अगर वो चाहें तो इलेक्शन शफाफ हो सकता है। क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ ये ठीक है, लेकिन और भी अगर जो ज़रूरत महसूस की जा रही है, हम दुनिया भर के इलेक्शन कमीशन जो है उनकी स्टडी की जाए। ठीक है, हमारे यहाँ देखें बात ये है, फवाद चौधरी साहब बात करें जी फ्रांस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है जी, फलां जगह पे ये होती है, फलां जगह। देखें उन लोगों का और हमारा जो है कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, उनके यहाँ वो चीज़ें नहीं होती जो हमारे यहाँ होती हैं। क्या ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में कि रात को इलेक्शन में मैं जीत रहा होता हूँ और सुबह आपको अनाउंस कर दिया जाता है कि ऐसा नहीं हुआ? क्या आप मखदूम फैसल वाले याद जो झंग वाले हैं उनके साथ क्या हुआ? उनके कितने वो आज तक उनकी दोबारा रिकाउंटिंग नहीं हो सकी, वो पिछले आम इलेक्शन में हारे। और फिर हुआ क्या कि जब उन्होंने दोबारा अपील की कि जी मेरे दोबारा गिनती की जाए, उनके एक दो जो बॉक्स थे, जो थैले थे वो खोले गए। इससे पहले कि और खोलते, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब उनका जो मुखालिफ कैंडिडेट था उसके दरबार पे चले गए और जो उस वक्त जो रिटर्निंग अफसर था उसने कहा जी गिनती नहीं हो सकती, बस ख़त्म जो होगी सो होगी। तो ये वाली चीज़ें रोकने की ज़रूरत है। ये चीज़ें रोकने की ज़रूरत है, ना कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लें, सब कुछ लें, भाई उसको ऑपरेट करना, उसमें लोगों की मुदाखलत, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं। पहले सिस्टम एक बैठ गया, आपका इंटरनेट बैठ गया, वो उसी दिन बैठ गया जिस पे इतनी तैयारी की, जैसे रिजल्ट आने शुरू हुए तो बैठ गया जी सिस्टम। तो ये इस तरह नहीं चल सकेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इस पे जितनी मर्जी आप तारीफ़ें करते रहें, इतना इसको आप जितना मर्जी करते रहें, कौम के जितने मर्जी पैसे लगाते हैं, कोई नहीं मानेगा इसको। ठीक है, चलें इस हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे। रिंग रोड वाला मामला भी है, वो भी बड़ा अहम मामला है, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इस वक्त सिचुएशन है, जो इदारा इसको चला रहा है, उस पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे उस इशू का जो कि आज ज़बान ज़द-ए-आम भी है, और ज़बान ज़द-ए-आम से मुराद हुकूमती ज़बानों पर भी है और अपोजिशन की ज़बानों पर भी है, और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। रिंग रोड का मामला, यात्रीन साहब, ये रिंग रोड इशू कल हमने हल्का सा इस पर डिस्कशन की, वक्त हमारे पास कम था। ये जो अपोजिशन लीडर हैं मसलन एहसन इकबाल साहब हैं, ये मुसलसल वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और उस्मान बुज़दार साहब का, बल्कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने तो ये मुतालबा कर दिया कि इनको गिरफ्तार किया जाए इस इशू पर, और वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो आपकी करप्शन है और आप लोगों ने ये किया। तो ये थोड़ा सा वाज़े कर दें कि ये रिंग रोड के इशू में जिम्मेदार कौन है, किसने इसका आगाज़ किया? मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इस हुकूमत की पॉलिसियों पर हम बहुत तनकीद करते रहते हैं, लेकिन ये क्रेडिट इस हुकूमत को देना पड़ेगा कि इस हुकूमत के जिस बंदे पे भी इल्ज़ाम आता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उससे रिज़ाइन लेते हैं। अब देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसका रिज़ल्ट क्या आना है ये तो बात की बात है। उनकी बहुत दोस्ती थी जहांगीर तरीन के से, और जहांगीर तरीन का जब नाम आया शुगर पे तो उन्होंने कहा नहीं इंक्वायरी होगी। फिर इसी तरह अलीम खान थे, डॉक्टर बाबर रवान थे, वो भी रिज़ाइन दे के गए। तो ये जुल्फी बुखारी का कल मामला, यस, जुल्फी बुखारी साहब ने किया। हालांकि जुल्फी बुखारी साहब का वो कहते हैं कोई ताल्लुक नहीं, उनके कोई ननियाल के रिश्तेदार थे। अब ननियाल के रिश्तेदार कोई अगर है तो वो ज़रूरी तो नहीं ना भी कोई जुल्फी बुखारी साहब को फ़ायदा हो रहा हो। तो ये इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि जिस आदमी ने ये किया। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ, आज मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं इनको गिरफ़्तार करें। जो शाहिद अशरफ ताड़ब साहब नेशनल हाईवे में जो कुछ करके गए हैं, एक जिग नाम की कंपनी थी, और वो कंपनी अब यूँ समझ लें एक जैसे माचिस की डिबिया थी, और उसको सारा कुछ करके और बड़ी बड़ी कंपनियों को नज़रअंदाज करके और उसके साथ जो कुछ किया, क्या उनको गिरफ़्तार ना किया जाए? क्या अता ताड़ल कभी ये कहेंगे कि नेशनल हाईवे में जो कुछ उन्होंने किया और अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हुए उन पर क्या किया जाए? एक बात। अब आपने रिंग रोड की बात की, रिंग रोड पे बिल्कुल कमीशन बनना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं इस पर इंशाल्लाह अगले हफ्ते में एक बाकायदा रिपोर्ट दूंगा पूरी डिटेल के साथ। आप रावलपिंडी से लाहौर तक चले जाएँ, जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई हैं और जितने फूड चेन बड़े बड़े बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं, उनको नेशनल हाईवे वालों ने जो राइट ऑफ वे के नाम पर जो एनओसी जारी की हैं, उसमें करोड़ों रुपए की नहीं अरबों रुपए की करप्शन हुई है। अच्छा, उसका क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं। और फिर नेशनल हाईवे में NHA में एक खातून अफसर आई हुई हैं जिनकी डेपुटेशन अभी रिजेक्ट कर दी है करप्शन की वजह से। सेक्रेटरी साहब ने, उन्होंने कहा नहीं, वो चाह रही थी भी और भी डेपुटेशन पर हैं, वो FBR की हैं। उन्होंने जनाब ये सारी, उनके साथ थे एक राना कासम साहब, वहाँ पर एक अफसर गए तारिक जतोई साहब, उन्होंने जाके वो सारी इंक्वायरी की, देखा बहुत बड़ा घपला है। उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए था कि वो उन अफसर से पूछते कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उल्टा बजाय इसके कि उन अफसर से पूछा जाता, उनको कोई शाबाश दी जाती, उनको ना सिर्फ वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनकी तनख्वाह बंद कर दी गई है। और जो एक राना कासम साहब जो वहाँ पर मौजूद थे वज़ीराबाद में, उनको ये कहा गया कि जनाब आपने ये सारा कुछ किया है, तो फौरी तौर पर जब शोर मचा, मीडिया में आया, तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया मुज़फ़्फ़राबाद। 15 दिन के बाद वो एक जो बहुत बड़ी शख्सियत जो हैं गुजरात की, उनका वो लेके आए। वो यहाँ मेंबर साहब के पास है, वो भी आपको पता है पाकिस्तान में जाटिज़म बहुत चलता है, वो भी जाटों के, तो उन्होंने आके जनाब उनसे की, उनको बहुत आलीशान पोस्ट पे राना कासम साहब को लगा दिया गया है जनाब मुल्तान में। ठीक है, तो ये अगले हफ्ते में पूरी इस पे आपको रिपोर्ट बताऊंगा कि कितनी हाउसिंग सोसाइटी हैं, कितने इनके पैसे बनते हैं और ये कितने पैसे जमा करा रहे थे। अच्छा, अब आपने ये पूरी स्टोरी बयान की है कि ये NHA में जो कुछ हो रहा है, इस पे सूरत हाल, हम इस पे स्टोरी पहले भी चलाई है और जाहिर है आइंदा हफ्ते भी आप ला रहे हैं। मेरा सवाल ये है, अभी आपने जिक्र किया कि जनाब ये जो मुतालबा कर रही है अपोजिशन मौजूदा हुकूमत से, उनको तो पहले अपने दाग जो हैं वो धोने चाहिए ना, कि वो आप भी ज़रा गिरफ्तारियां दें, आप उनका भी मुतालबा करें। मौजूदा हुकूमत का कम से कम ये इकदाम है कि वो बेहतर कर रही है, लेकिन ये भी तो मौजूदा हुकूमत ही के ज़ेर असर हो रहा है, ज़ेर निगाह हो रहा है, ज़ेर नज़र हो रहा है, और वो एहतसाब का नारा लगा रहे हैं, बार बार बात करते हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ की बात करते हैं, तो इनकी क्यों नहीं सुनी गई अफसर की? मैं आपको अर्ज़ करूँ कि यही वो बात है कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, और जब इन अफसरान ने ये कहा कि ये करप्शन हो रही है, तारिक जतोई साहब ने इन्होंने लिखा, तो क्योंकि ताकतवर माफिया, वो प्राइम मिनिस्टर जो माफिया कहते हैं, एक माफिया मौजूद है नेशनल हाईवे में, और मैं समझता हूँ जो नए चेयरमैन आए हैं आगा साहब, वो अभी तक उस माफिया के जो माफिया के जो पंजे हैं वो खेड़ नहीं सके वहाँ पर, वो बहुत वहाँ जमे हुए हैं जी। अच्छा, आप ये देखें
कि मैं आपको अर्ज़ करूँ कि एक यूसुफ साहब थे, वो भी मेंबर रहे हैं। तो वो जब वो नेशनल हाईवे के वो मेंबर थे और बड़ा फिरौनों वाला लहजा था, और जब उनके ख़िलाफ़ ख़बरें छपी मीडिया में, उसके बाद जब उनको गिरफ़्तार किया गया और बताया गया कि उनकी कितनी कितनी जायदाद हैं, फिर उनके रिश्तेदार आके बताते रहे नैब वालों को कि जी इतनी इतनी जायदादें हैं और उन्होंने ये किया है। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि सखर मुल्तान मोटरवे पर मंसूर सरोही साहब जो हैं, वो उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी इंक्वायरी हो रही है। उनके साथ एक अली रज़ा साहब हैं डिप्टी डायरेक्टर, उनकी बहुत बड़ी इंक्वायरी हो रही है कि उनके मतलब पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर कितने असासे हैं, ये असासे किस तरह बने हैं, और एक साबिक मेंबर हैं अपना क्या मैं नेशनल हाईवे के, उनके साथ मिलकर कनाडा में वो क्या कुछ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आने वाली हैं और मैं समझता हूँ इंक्वायरी कौन कर रहा है ये अब अगर मैंने बता दिया तो फिर ये वहाँ अप्रोच कर लेंगे। मैं सिर्फ इसलिए आप मैं पूरी डिटेल नहीं, ठीक है अभी हम आपसे नहीं पूछते, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है ना, नैब कर रहा है नहीं, मैं समझता हूँ अभी ये मैं ऑन एयर नहीं कहना चाहता। अच्छा। उस इदारे का मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उस इदारे के लोगों ने ही सब बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई हुई हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए हुए हैं। अगर अभी मैंने नाम ले लिया तो फिर ये लोग वहाँ अप्रोच कर लेंगे, जब ये स्टोरी करेंगे वो हो रहे हैं। और सरोही साहब जो हैं वो शायद दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है उनकी रिटायरमेंट से पहले शायद उनका हशर भी वो शायद यूसुफ साहब वाला ही होने वाला है और अली रज़ा का भी होने वाला है। और इसी तरह एक खातून मेंबर हैं जो कस्टम से आई हुई हैं, FBR से आई हुई हैं और यहाँ मेंबर हैं, और वो राइट ऑफ वे की सारी उन्होंने की हैं। अगली दफ़ा हम प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को राइट ऑफ वे दिए, कितने हाउसिंग सोसाइटी के कितने पैसे बनते थे और वो नहीं जमा कराए गए, और कौन कौन उससे फैज़ याब होता रहा, और वो मोहतरमा क्या करती रही हैं। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, मुराद सईद साहब वैसे तो बड़ी बातें करते हैं, करप्शन हम ये कर देंगे, करप्शन, उनके नाक के नीचे ये हो रहा है, उनके नाक के नीचे ये करप्शन हो रही है, उनके नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। ये सारी हाउसिंग सोसाइटियों का जिनका हमने रिकॉर्ड पेश करते, ये क्या कर रहे हैं, रिंग रोड पर जिन हाउसिंग सोसाइटियों को अटक की तरफ फायदा पहुंचाया गया है वो। अच्छा एक और मैं बताऊं, वो जो डिप्टी कमिश्नर साहब जिन्होंने रिपोर्ट लिखी, बहुत जबरदस्त रिपोर्ट लिखी है, बिल्कुल सही, ठीक है, गुलजार शाह साहब ने बहुत जबरदस्त रिपोर्ट लिखी है, लेकिन उन्होंने भी वो जैसे किसी ज़माने में आपको याद है कि एक खोजी हुआ करते थे, किसी की गाय भैंस चोरी हो जाए गांव में तो कहते थे जी खोजी को पकड़ें, और वो खोजी पाँव के निशानात देखते थे, पाँव के निशानात देख के वो ये नहीं कहते थे कि ये फलां चौधरी साहब की ने चोरी कराई है या फलां, वो कहते थे फलां चौधरी साहब से कोई दरख्वास्त करें भैंस मिल जाएगी। तो उन्होंने भी किसी मिनिस्टर का नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा खुरा वहां तक जाता है, उन्होंने जिस अंदाज में उन्होंने वो रिपोर्ट लिखी, वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी, और उस रिपोर्ट में जो उन्होंने इशारे दिए हुए हैं, सच्ची बात है वो उन लोगों की तरफ जाते हैं जो लोग तड़प रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं कि हमारा ये नहीं है और हमारे कोई वो नहीं है और हम सियासत छोड़ दें। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में सियासत नहीं छोड़ते, सियासत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह आप देखिएगा कि कुछ अरसे बाद आप देखिएगा कि नेशनल हाईवे के ये जो मैंने मंसूर सरोही साहब, अली रज़ा साहब और लाहौर के 2-4 लोग हैं, ये सारे के सारे आप देखिएगा कि इनके ख़िलाफ़ कैसे कैसे सबूत मंजर आम पर आएंगे, कैसी कैसी चीज़ें आएंगी। तो फिर मैं मुराद सईद साहब से ये पूछने का तो हक जाने बना कि रियासत मदीना बनाने वो जा रहे हैं और उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। नहीं मुराद देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि नेशनल हाईवे के हवाले से वो देख रहे हैं, उनको भी उसी तरह कर देना चाहिए। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने रिज़ाइन कर दिया, आपने बाबर अवान साहब का हवाला दिया, अलीम खान साहब का आपने हवाला दिया। मेरा यही सवाल है ना कि फिर इस पर तो जो मुताल्लिका मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं, पहले तो उनको जवाब देना चाहिए था। बेशक उनका नाम नहीं आ रहा, जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम आया, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री छोड़ दी, ठीक है, वो अपने ओहदे से अलग हो गए। बेशक इनका नाम नहीं आ रहा, मगर ये उस इदारे को हेड कर रहे हैं, ये अब देख रहे हैं, तो इनको करना चाहिए था। जब यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने यहाँ इसी प्रोग्राम में ये बात की थी कि बड़े दुखी दिल से के साथ मैंने भी ये बात की थी कि जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ एक्शन का हुकूमत ने सोच लिया, तो उस वक्त आपने मुझे कहा था कि कोई तरीन बिरादरी का कोई दुख है या कोई मुहाज़ारा है, ये जो आप ये कह रहे हैं, तो क्या फिर जहांगीर तरीन के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई? हुई है, अभी तक नहीं भुगत रहे। इसी तरह आप देखिएगा इनके खिलाफ भी हो रही है, इनके खिलाफ भी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें। मुराद सईद साहब का जी, बहुत सारे लोगों के खिलाफ, और प्राइम मिनिस्टर साहब को बकायदा ये बता दिया गया, ये जो हम प्रोग्राम करते हैं, जो हम चीजें करते हैं, ये कहीं ना कहीं तो जाती हैं, और कोई तो हमें ला के देता है ना कि ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, तो ये कनाडा में हैं, ये फलानी जगह पे हैं, तो वही जनाब लोग आगे भी दे रहे हैं। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े सरकारी अफसरान
ये रिंग रोड में भी बहुत सारे सरकारी अफसरान जो हैं ये भी रगड़े में आएंगे, नेशनल हाईवे में भी रगड़े में भी आएंगे और इनकी जायदादें सामने आएंगी, इनकी हाउसिंग सोसाइटियों में जो प्लाट हैं वो सामने आएंगे और इन्होंने जिन लोगों के नाम इन्होंने जो दौलतें जमा कराई हुई हैं वो भी बहुत जल्दी मंजर आम पर आने वाली हैं। अच्छा, अब इसी में रिंग रोड हमने ये गुज़िर रोज़ भी हम बात कर रहे थे आज भी कि ये अवामी मफाद का एक मामला है, इसको बेहतर अंदाज में मेरे ख्याल में हल करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इस पेश नज़र के जनाब किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान हो रहा है उनसे ज़रूर अगर करप्शन हुई है तो एहतसाब होना चाहिए, मगर अवामी मफाद के मामलात को ये जो रोड है जिससे आम लोगों को फ़ायदा होगा उसको रुकना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में ये हमारी बदकिस्मती है, जब इस तरह के इशूज़ सामने आते हैं एहतसाब के नाम पर तो वो मामला भी खटाई में पड़ जाता है जो असल बात है जिसका ताल्लुक मफाद आमा से है। ये तो बात करते हैं क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है और उसके बाद मजलूम फ़लस्तीनियों का भी जिक्र करते हैं। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिक्र करेंगे मजलूम फ़लस्तीनियों का जिनका जवाब मेरे ख्याल में जो इस वक्त वो आवाज़ उठा रहे हैं, आवाम भी उनके हवाले से उनको रिप्लाई कर रही है, लेकिन हम सब इनके जवाब दे होंगे। इस दुनिया में रहने वाले वो तमाम लोग और ख़ुसूसन जो हुक्मरान हैं तमाम दुनिया के, मुसलमान नॉन मुस्लिम तमाम इंसान इनके जवाब दे होंगे। ज़ियातरी साहब, मेरे ख्याल में ये सवाल भी है, बज़ात खुद ये सवाल है कि क्या हम सब इसके जवाब दे नहीं होंगे, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो या इंसान हो, बल्कि मुसलमान से भी ज़्यादा, या फ़लस्तीन के लोग हों। 6 आज फ़लस्तीनी मारे गए हैं, मजमूई तादाद जो है वो 219 हो गई है, 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और इसराइली जो वज़ीर आज़म है वो तीसरी चौथी बार जंगबंदी के मुतालबे को मुस्तरद कर रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इजराइल जो है वो जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका की आशीर्वाद पे कर रहा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है और हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं, मैं ये समझता हूं कि उनको ये सोचना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए। वो कब तक इस तरह, हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं ख़ास तौर पर जिनमें अरब हुक्मरान हैं वो ख़ुद अमेरिका के दरबारी बने हुए हैं अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। इस पर राय ले लें। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब वक्त देने का। सर, फ़लस्तीन का मामला यकीनी तौर पर पाकिस्तान तो उस पर हमेशा से हिमायत में है जब से पाकिस्तान वजूद में आया है। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं दुनिया भर में, चाहे वो अरब की बात हो या हम इंडोनेशिया की मलेशिया की बात करें, तुर्की की, हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद होती है। कैसा आप इनका रिस्पांस देख रहे हैं और क्या कर सकते हैं हम? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, मेरी अपनी असेसमेंट में, और मैं इस पर मुसर नहीं हूँ कि ये सही है या गलत है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ, तो हमें भी इसको एक ग्लोबल इशू बनाकर रखना चाहिए बजाय इसके कि हम इसको मुसलमानों का इशू बनाएं। मुसलमानों का इशू तो यह है, उस पर मैं आता हूँ बाद में। इस वक्त आप देखिए, चीन बार बार कोशिश कर रहा है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में करारदादे लाने की, जिसको लगातार वीटो कर रहा है अमेरिका। रूस ने बयान दिया है बड़े हक में फ़लस्तीनियों के। तो हम सबको चाहिए कि इसको एक वर्ल्ड इशू, ह्यूमन राइट्स का इशू बनाकर और कत्ल गारत का, इंसानियत की कत्ल गारत का इशू बनाकर इसको हम पूरी दुनिया में, ताकि उसकी सपोर्ट हासिल करें और जल्दी करें, क्योंकि इतना टाइम किधर है मेरे भाई। वो कितने फ़लस्तीनी है रोज के हिसाब से जैसे वो शहीद हो रहे हैं, अगर आपने और 2-4 दिन गुजार दिए तो यहाँ तो कुछ से कुछ हो जाएगा। तो मुसलमान जब तक जमा होंगे, जिसका कि इम्कान जल्दी कोई नहीं है, या जब इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा वो बाद में देखी जाएगी। फौरी तौर पे, जैसे कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमें फौरी तौर पे सीज़ फायर की कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए चाइना, रशिया, तुर्की, ईरान, ये जो मुल्क है जो जिनका काफ़ी प्रेशर जिन्होंने बनाया हुआ, और यूरोपियन यूनियन में भी जाएं और पूरी कोशिश करें कि हम जिस सीज़ फायर चाहते हैं इंसानियत की बुनियाद पर, जब ये हो जाता है उसके बाद फिर मुसलमान मुल्क इकट्ठे हों, सर जोड़ के बैठे और देखें कि आगे का लाया अमल क्या हो सकता है, कैसी तरीके से चलना है। और एक ह्यूमैनिटेरियन एड जो उनको फौरी तौर पे चाहिए, उनको तंबू चाहिए, उनको खाने पीने का सामान चाहिए, उनको दवाइयाँ चाहिए, उसका इंतजाम करें यूएनओ के थ्रू। ये तो बड़ी अहम बात की है आपने जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बड़ी अहम बात की है आपने कि ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, इंसानी हकूक़ का, जैसे हम ये बात कर रहे थे अपने दीगर शो में। मुसलमानों से ज़्यादा, मुसलमानों का तो खैर है, वो वक्त वाली बात भी ठीक कर रहे हैं मेरे ख्याल में। तो ये तो ज़ाहिर है एक इंसानी मामला है ना, कि एक इंसानी अलमिया है कि इंसानों पे जुल्म हो रहा है, वो किसी मज़हब व मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जनरल साहब अभी कह रहे थे कि सारी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, सारी दुनिया में मुजाहरे जो हो रहे हैं उनमें मुसलमान मुल्क तो नहीं है ना। सऊदी अरब में कौन सा मुजाहरा किया है?
मुत्तहिदा अरब इमारात में नहीं, देखें लबनान में हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं, कोई देखें जो मैटर करने वाले मुल्क हैं, हमारे जो मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में जो फ्रंट पे मुल्क इस वक्त मौजूद हैं, उसमें तो सऊदी अरब है ना, उसमें कहाँ मुजाहरे हो रहे हैं, वो करने देते हैं मुजाहरे। इसी तरह यूएई में कौन से मुजाहरे हो रहे हैं, इमारात में कौन से मुजाहरे हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुजाहरे जो हैं ये उनमें भी होने चाहिए, ताकि वहाँ के हुक्मरानों को भी ये पता चले कि हमें क्या करना है। और ये जो पिछले महीनों में आपने देखा होगा इसराइल को तस्लीम करने का जो सिलसिला था, मैं समझता हूँ आज जो जराइम वो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने उसको तस्लीम करके उसको ये तशद्दुद करने के लिए एक सर्टिफिकेट फ्राहम कर दिया है कि वो मारता रहे। ये मैं समझता हूँ जुल्म है, और इस जुल्म के खिलाफ हम हमेशा बात करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, और आइंदा आप प्रोग्राम्स में भी इसका जिक्र होता रहेगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।